हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। क्लास 9th का जो हम पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे थे, आउट ऑफ ब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन का, उसी टॉपिक को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में जैसे मैंने बताया आपको कि वहाँ असेंबली बुलाई गई और उसमें राजा के सामने प्रपोजल रखा गया इक्वल वोटिंग के लिए अधिकार के लिए, और उस राजा ने प्रपोजल को मना कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने बाइकआउट करके अपनी नई असेंबली बनाई और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का निर्णय लिया, और जिसमें मिकाबू और जो है मिराबियो और एबेसिस ने उसकी मदद की थी। अब उसी को आगे चलेंगे तो क्या हुआ कि जब क्या बताया गया कि वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल्स इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रांस वाज इन टर्मोइल। मतलब जब आपका ये जो नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो वर्सेल्स में बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उस समय फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रांस के कंडीशन एकदम टर्मोइल था, मतलब कि एकदम वहाँ पे एकदम लोग जो है बहुत ही परेशान थे, अस्त व्यस्त पूरी सोसाइटी हो चुकी थी। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उस समय जो है क्लाइमेट जो है बहुत ही हार्श था। अब ये मई की बात थी जब वो सारी घटनाएं घटी, आपकी नई कॉन्स्टिट्यूशन की मांग जब हो रही थी। उसके बाद अब लगभग जुलाई का समय आ चुका था और यहाँ पे मौसम जो था वो बहुत ही हार्श हो चुका था, जिसकी वजह से हार्वेस्ट जो है बहुत ही पुअर था। और उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि कंट्री में क्राइसिस की कंडीशन आई है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये ऐसी कंडीशन होती है जब लोगों की एकदम भुखमरी की नौबत आ जाती है, मतलब जो लोगों की बेसिक नीड्स होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो कंट्री में बिल्कुल वही स्थिति थी, एकदम क्राइसिस की कंडीशन आ चुकी थी। अब इसकी वजह से लोग जो है आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार थे। कहीं जो प्रॉस्परस लोग थे, जो मर्चेंट्स वगैरह थे, उन्होंने अपना जो अनाज वगैरह था वो स्टोर कर लिया था। फूड ग्रेन्स के और ब्रेड्स के जो कीमतें थी वो लगातार हाई हो रही थी, तो लोग जो है भूखमरी से मरने लगे थे और आपस में लोग जो है लड़ने लगे थे। अब इस कंडीशन को सोच के कि राजा को लगा कि भाई लोग जो है आपस में ही लड़ मर जाएंगे या हो सकता है मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। इसके तहत राजा ने क्या किया, अपनी सेना को की जो टुकड़ी थी, उसकी ट्रूप जो थी, उसे ऑर्डर कर दिया कि वो जाके शहर में लोगों को कंट्रोल करे। अब आप ये ध्यान दीजिए, ये 14 जुलाई का टाइम है, आज हो चुका है। जब ये वही घटना है जब राजा, आपने स्टार्टिंग में फ्लैशबैक पे स्टोरी सुनी थी कि राजा ने क्या किया था, सेना को अपने ऑर्डर दिया था और जाके शहर में लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ये वही समय था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय राजा ने जो है सेना को अपने ऑर्डर क्यों दिया था। तो इसी कंडीशन में राजा ने जो है ऑर्डर दे दिया सेनाओं को जो है जाके लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अब लोगों में उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुआ करती थी, जिसके तहत ये रिवॉल्ट ज़्यादा हुए। अब लोगों को ऐसा लगा था कि राजा जो है उनके ऊपर हमला करने के लिए, बंदी बनाने के लिए लोगों को जो है अपनी टुकड़ियों को भेज रहा है। अब इस डर से उन्होंने क्या किया था, क्राउड इकट्ठा हुई और राजा से बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए उन्होंने बेस्टाइल के किले पर जो है हमला कर दिया और उसे टुकड़ों में तोड़कर जो है बेच दिया था। तो ये घटना तो इसमें थी। अब यहाँ जिस तरह से ये रिवॉल्ट जो है यहीं ख़त्म नहीं हुई, तो शुरुआत हुई थी, लेकिन आगे चल के और भी जैसे रूमर्स वगैरह फैले और लोग जो है वो रिवॉल्ट पे रिवॉल्ट करते गए। जैसे उसके बाद जो है जब ये घटना घटी तो वहीं दूसरी ओर लोग जो है पीजेंट्स वेर फियर्ड ऑफ मैनर्स। जो मैनर्स थे यानी कि जो राजा के बाद जो है जो जमींदार हुआ करते, जो साहूकार होते थे, उन लोगों के बहुत सारी ज़मीनें थी, उनके पास जो है फूड ग्रेन्स की मात्रा भी बहुत सारी उन्होंने स्टोर करके रखी हुई थी। तो लोग जो है, लोगों में ये रूमर था कि ये जो जमींदार हैं इन्होंने अपना एक ऐसी ग्रुप बनाया है कि वो लोग जानबूझ के जो है षड्यंत्र के तहत जो है आम लोगों के, नॉर्मल पीजेंट्स के जो है फसलों को जलाकर बर्बाद करने वाले हैं। अब इस बात को लेकर लोग जो है वो भयभीत हो गए और उन्होंने क्या किया कि इस मैनर्स के जो उनकी जो जगह थी, उनके जो घर थे, वहाँ पे जो हवेलियाँ वगैरह थी, वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया इनके ऊपर भी। तो मतलब उस समय पूरी जो होल कंट्री थी एकदम रिवॉल्ट के मूड में थी और ये सारी रूमर्स की वजह से लगातार जो है ये रिवॉल्ट होते जा रहे थे। अब इन सब के तहत राजा का क्या हुआ, राजा जो है वो अब समझ चुका था कि अब जो है सारी स्थिति जो है मेरे कंट्रोल से बाहर है, अब मैं जो है इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया। मतलब जिस नेशनल असेंबली को मानने को तैयार नहीं था उसे उसने अब रिकॉग्नाइज कर दिया, उसे वो मान लिया और उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा रहे थे उसे भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, सारा जो पावर था राजा का वो लिमिटेड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और सारी पावर्स किसके पास आ गई, नेशनल असेंबली के पास आ गई अब सारी पावर।
और नेशनल असेंबली ने फिर लगभग 4 अगस्त का टाइम था, डेट था, उस दिन जो है उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डर जो है वो पास किया, जिसके तहत पावर्स वेर टेकन फ्रॉम द क्लर्जी। जो क्लर्जी वर्ग के थे, जो क्लर्जी कौन थे, जो प्राइस्ट थे, जिनके पास जो है चर्च की अथॉरिटीज़ हुआ करती थी, उनके पास बहुत सारा जो है ज़मीन थी। और उन्होंने क्या किया, पावर, क्लर्जी से सारा पावर ले लिया, और उनसे पावर लेने के बाद जो है जितनी भी उनके पास ज़मीनें थी जो उन्होंने पीजेंट्स वगैरह की कब्जे में कर ली थी, उन सारी ज़मीनों को छुड़वाया गया और फिर पीजेंट्स में जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इसके बाद जो टिथिस थी, जो आपकी ये टैक्स लगाया गया था चर्च के द्वारा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो टैक्स कैसा था कि 1/10 जो प्रोडक्शन हुआ करता था, उनकी टोटल प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट जो है लोगों को जो है किसको देना होता था, थर्ड स्टेट्स के लोगों को चर्च को देना पड़ता था। और ये टैक्स जो है वो चर्च के द्वारा, क्लर्जियों के द्वारा लगाया गया था। तो ये जो टैक्स था उसे भी एबॉलिश कर दिया गया नेशनल असेंबली के ऑर्डर के मुताबिक। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो घटित हुई। इसके बाद अब अगला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, जिसमें आपको बताया गया है जो भी राजा के द्वारा पावर्स लिए गए, उन पावर को नेशनल असेंबली ने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया। थैंक यू।